हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट 3 मार्कर जो कि राजनैतिक विचारक से रिलेटेड हैं। आप जानते हैं कि एमपीपीएससी मेंस में 3 मार्कर का कितना महत्वपूर्ण रोल रहता है, तो इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको क्या फॉर्मेटिंग रखनी है अपनी आंसर राइटिंग की, ये सारे पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य के अंग। तो कौटिल्य का साप्तांगिक सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, जिसमें जो हमारे शरीर के 7 अंग हैं उसकी तुलना 7 अलग अलग चीज़ों से की है। फॉर एग्जाम्पल, राजा को सिर के समान माना है अमात्य। अमात्य क्या करता है? देखने का काम रखता है, राज्य पे नज़र रखने का काम करता है, जो कि हमारे शरीर में हमारे नेत्र करते हैं। जनपद की संज्ञा जंघा से की गई है। दुर्ग, दुर्ग भुजा, तो जो किला होता है वो क्या करता है? सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और हमारे शरीर में हमारी भुजाएं सुरक्षा करने का कार्य करती हैं। जो कोश होता है, जो धन होता है, वो मुख के समान होता है। सेना मस्तिष्क के समान होती है और मित्र कान के समान होते हैं। तो अगर आपको 3 मार्कर में साप्तांगिक सिद्धांत पूछा जाता है या इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौटिल्य के जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको आंसर में यही लिखना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है प्रजा के लिए कल्याणकारी विचार प्रजा क्या है। अभी हम चूंकि कौटिल्य के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी उन्हीं की थ्योरी से रिलेटेड है। चूंकि कौटिल्य के राज्य में राजा की भूमिका जो थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी और उनका कहना था कि अपनी प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित होता है और उनके कल्याण में ही उसका कल्याण निहित होता है। तो आपको डायरेक्टली ये वाली लाइन लिखकर आप 3 में से 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौटिल्य के अनुसार राजा के कर्तव्य क्या क्या हैं। तो कौटिल्य जैसे हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि राजा की बहुत ही महती भूमिका है और राजा वो सेंट्रल में होता है, बट यहाँ पर उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन को भी बताया है। तो प्रजा के प्रति पितृसत्तात्मक व्यवहार, जो राजा है वो प्रजा के लिए किसकी भूमिका निभा रहा है? पिता की तरह भूमिका निभा रहा है। तो प्रजा के प्रति राजा का क्या कर्तव्य बनता है? पितृसत्तात्मक व्यवहार बनता है। धर्म के आधार पर सामाजिक व्यवस्था का संरक्षण। आप जब भी इस तरीके से 3 मार्कर में आंसर लिखते हैं अपना, तो जो की हाईलाइटेड पॉइंट हैं उस पर आप ऐसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और न्याय का निष्पक्ष प्रशासन, न्याय में पारदर्शिता होनी चाहिए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर किस तरीके से सामाजिक व्यवस्था का संरक्षण कर सकते हैं, ये सब कौटिल्य के अनुसार राजा के कर्तव्य हैं। आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ये मैंने खुद से 3 मार्कर तैयार किए हैं, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। और अगर इन्हीं 3 मार्कर को आप कंपाइल करते हैं तो आपका लॉन्ग आंसर भी तैयार हो जाएगा, हम लास्ट में उसे भी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है परिपुष्ट सिद्धांत। अब ये परिपुष्ट सिद्धांत क्या है? तो यहाँ पर बताया गया है कि धन की प्राप्ति करारोपण से होती है। अगर आपको क्या करना है? धन को कलेक्ट करना है, तो कैसे आएगा? आप टैक्स गिन करके उसको ले सकते हैं, किंतु आरंभिक काल में कर में छूट दी जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कोई आप नया व्यापार शुरू करते हैं, नया काम शुरू करते हैं, तो आप स्टार्टिंग में ही तो उसमें बहुत सारे टैक्स में छूट नहीं दे सकते हैं। धीरे धीरे करके हम उसमें क्या करेंगे? टैक्सेशन को इंक्लूड करेंगे। तो धन की प्राप्ति में जो करारोपण है, धन की प्राप्ति करारोपण से होती है, किंतु आरंभिक काल में कर में छूट दी जानी चाहिए और उद्योगों के संपूर्ण विकास पर करारोपण करना चाहिए। इस तरीके से जो है वो कौटिल्य का परिपुष्ट सिद्धांत हमें ये बताने की कोशिश करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कौटिल्य का सतयुग सिद्धांत। अब कौटिल्य का सतयुग सिद्धांत क्या बोलता है कि राजा की सुरक्षा व सत्यवृद्धि के लिए 6 नीतियां सतयुग सिद्धांत में बताई गई हैं। कौन कौन सी नीतियां हैं? पहला है संधि। संधि किस तरीके से हमें करनी है? कौन से शत्रु के साथ संधि करनी है? संधि का अप्रोच अपनाकर क्या करना है? अपने राज्य को बनाना है। दूसरा है विग्रह। तीसरा है यान। चौथा है आसन। पांचवा है संप्रव और छठवा है द्वैधी भाव। इसको एक एक को हम समझेंगे जब हम इसकी डिटेल आंसर राइटिंग करेंगे। चूँकि अभी हम 3 मार्कर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम इसको शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। तो ये 6 के 6 नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कौटिल्य का सतयुग सिद्धांत, अब ऐसा तो नहीं है कि सतयुग में आप कुछ भी बता दोगे। तो ये वाले पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि हमें थोड़ी सी मेहनत में अधिक नंबर दिला सकते हैं और अधिक नंबर को कट भी कर सकते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है। फिर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र क्या है। जब भी आपसे मेंस में 3 मार्कर में कोई भी बुक पूछी जाती है तो उसको डील करने का एक फॉर्मेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा है अर्थशास्त्र,
तो सबसे पहले हमें लिखना है उसकी रचयिता कौन है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं कि चाणक्य के द्वारा इसको लिखा गया है। अब ये बुक क्या क्या बताती है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स की बात की गई है, आपको ये बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अर्थशास्त्र में तात्कालीन समय में मौर्यकालीन सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विषयों की जानकारी मिलती है। हमें इसमें बहुत सारा इसका वर्णन नहीं बताना है कि इसमें क्या क्या वर्णित किया गया है, कितनी भाग हैं, कितना सब है, ये सब हमें नहीं डिटेल में बताना है। हमें सिर्फ ये बताना है कि जो अर्थशास्त्र बुक है वो एक्चुअली में बताना क्या चाहती है, उसमें बताया क्या क्या गया है। तो मौर्यकालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की जानकारी हमें अर्थशास्त्र की बुक से मिलती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपको बोलती हूँ कि इस क्वेश्चन को आपको 5 मार्कर में लिखना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये इंट्रोडक्शन 1 लाइन से बढ़ा के 2 लाइन में करना है और 4 से 5 लाइन में आपको क्या करना है, पॉइंट्स बना के उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विषयों के बारे में एक एक लाइन में डिटेल में बताना है और लास्ट में 1 लाइन में अपनी समरी करके उसको कंप्लीट करना है। इस तरीके से आप 5 मार्कर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य के सामाजिक विचार क्या हैं। अब देखिए, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि उनके क्या थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार अर्थशास्त्र में वर्णित थे। अब उन्होंने सामाजिक विचार 3 मार्कर में पूछ लिया, तो हम बताएंगे जिस तरीके से मनु के समान वर्ण व्यवस्था को मनु ने बताया था कि 4 भागों में, जैसे आज जो चलता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसी प्रकार से वर्णों के कार्यों के आधार पर स्थानांतरण पर बल दिया था। किसने बल दिया था? कौटिल्य ने बल दिया था। फिर क्वेश्चन पूछा है कि अर्थशास्त्र के अनुसार न्यायालय के प्रकार। अब न्यायालय के प्रकार अर्थशास्त्र में कौन कौन से बताए गए हैं? तो अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र 2 प्रकार के न्यायालय बताए हैं और इसमें कौन कौन से हैं? एक तो है धर्मस्थ न्यायालय और दूसरा है कंटक शोधन न्यायालय। तो जो ये है धर्मस्थ न्यायालय क्या बताता है? दीवानी मामले को बताता है, या व्यवहार न्यायालय भी इसे कहा जाता है, जो आम व्यवहार में यूज होता है। और दूसरा है कंटक शोधन न्यायालय, जो क्या बताता है? फौजदारी मामलों को बताता है। आई होप आपको ये दोनों न्यायालय इस तरीके से पता होंगे, और नहीं पता है तो आप इसे नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमने कौटिल्य के बहुत सारे 3 मार्कर पढ़ लिए, अब हम कुछ और विचारकों की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो टैगोर के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? 2020 के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो टैगोर जी हैं उन्होंने कहा है कि विवशता दूर होने के बाद जो कार्य मनुष्य को आनंद प्रदान करता है वही सच्ची स्वतंत्रता है। आप सच्ची स्वतंत्रता के मायने इस तरीके से नहीं बता सकते कि कोई आपको फोर्सफुली बोल रहा है कि आप हंसिए, या आप पर दबाव बनाकर बोल रहा है कि नहीं ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, और आपने प्रेशर में आके उस काम को कंप्लीट भी कर दिया। काम तो कंप्लीट हो जाएगा, आप अपना टारगेट अचीव कर लोगे, बट उसमें आपको आनंद नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये काम आपने कैसा किया है? किसी के दबाव में, डर में आकर किया है। आपने अपनी खुशी से, अपने मन से उस कार्य को परिपूर्ण नहीं किया है। तो विवशता दूर होने के बाद जो कार्य मनुष्य को आनंद प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? सच्ची स्वतंत्रता कहलाता है। इजी डेफिनेशन है, 1 लाइन आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार लोकतंत्र के 5 स्तंभ बताइए। जयप्रकाश नारायण एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक हैं। बीजेपी में आपने इनका नाम सुना होगा। जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं और राजनीति के कुछ अलग मायने बताए गए हैं। तो आज कहीं ना कहीं जो हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं या विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि गांधी जी का नाम तो ऑब्वियस है, आप सभी जानते हैं, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो चाहे इनकी सर्वोदय की अवधारणा हो या इनके डिसेंट्रलाइजेशन की अवधारणा हो, तो उन्होंने लोकतंत्र के 5 स्तंभ बताए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, जिला स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर। ये 5 स्तंभ आपको याद करने पड़ेंगे। इसको आप 5 मार्कर में और 11 मार्कर में भी इसका डिटेल क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? इसे हम बोलते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन। इसका आंसर केवल एक नाम में छुपा है, जिनका नाम है भारत के एकता पुरुष या
सरदार वल्लभ भाई पटेल। सिर्फ आपसे पूछा है भारत का विस्मार्क, आप सीधे लिखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के विस्मार्क कहे जाते हैं। आपको 3 में से 3 नंबर मिलेंगे, यहाँ आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अब चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, तो इनके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि अगर मैं आपसे पूछूं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, तो आप इनको बोल सकते हैं कि एकता पुरुष के रूप में इनको जाना जाता है। इनका जो जन्मदिन रहता है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जैसे एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इन्हें स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत में अगर हम सिविल सेवाओं का जनक बोलते हैं तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बोलते हैं। ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे फैक्चुअल पॉइंट्स हैं। चूँकि विस्मार्क की जो थी वो एक इंटीग्रेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसी तरीके से जब भारत का विभाजन हुआ तो रियासतों के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं की सम्मान में तैयार किया गया है, जिसकी हाइट 182 मीटर है, जो कहाँ पर है, सरदार सरोवर बांध के पास में केवड़िया गुजरात में स्थित है। इस तरीके से कुछ अगर मैं मतलब आपको मेंस में इस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी कि अगर एक नाम आता है, अगर मैं बोलूँ स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अगर मैं बोलूँ, आपको 5 मिनट तक कंटिन्यू बोलना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब आपको बहुत सोचना पड़ रहा है। राजनैतिक विचारक को इस तरीके से तैयार कीजिए कि चाहे उनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा रहा है, आपको उनका पूरा फिलॉसफी बहुत अच्छे से पता है और आप उसको अपने आंसर में बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे अहिंसा के बारे में पूछा जाता है या पूछा जाता है कि गांधी जी की जो नीतियाँ थी वो वर्तमान समय में किस तरीके से अप्रोच करती हैं, तो आपको अपनी आंसर राइटिंग को मेंस के लिए बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। थोड़ा सा डीप एनालाइज करके आपको पढ़ना होगा ताकि आप अपने आंसर को दूसरों से बेहतर बना सकें। चलिए अब हम अपने उस पर हम कभी और बात करेंगे, एक अलग से सेशन रखेंगे कि आप किस तरीके से कोट्स लिख सकते हैं, किस तरीके से आंसर में करंट अफेयर के पॉइंट को, इंडेक्स को, जो अलग अलग आयोग है, नीति आयोग है, योजना आयोग है, किस किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौटिल्य की द्वंद्वभाव नीति। कौटिल्य की द्वंद्वभाव नीति क्या है? तो एक राज्य से संधि व दूसरे राज्य से विग्रह करने को ही द्वंद्वभाव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझने की कि द्वंद्वभाव को हम द्वंद्वभाव को अगर आप इसका संधि विच्छेद करते हैं तो आपको समझ में आएगा, ये 2 शब्दों से मिलके बना है। द्वंद्वभाव मतलब 2 भाव। तो देखिए, अगर हम इसको कट करते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन, द्वंद्वभावना मतलब 2 भावना। 2 भावना कौन कौन सी है? एक भावना है संधि की मतलब जोड़ने की, और एक भावना है विग्रह की। मतलब एक राज्य से तो आप अच्छे संबंध रखते हैं, उसके साथ आप वैवाहिक संबंध बनाते हैं और दूसरे प्रकार के संबंध बनाते हैं और उसको हमेशा जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो वो होगा संधि। और दूसरे राज्य के साथ आप क्या कर रहे हैं? विग्रह कर रहे हैं, मतलब उसको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे युद्ध कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा विग्रह। इस तरीके से क्या है, एक राज्य से संधि और दूसरे राज्य से विग्रह करने को ही द्वंद्वभाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अहिंसा के रूप। तो अहिंसा के रूप गांधी जी ने 3 प्रकार की अहिंसा को बताया है। पहली है जागृत अहिंसा, दूसरी है व्यवहारिक अहिंसा और तीसरी है निकृष्ट अहिंसा। कौन कौन सी अहिंसा की बात की है, हम समझने की कोशिश करते हैं इसको एक बार। जागृत अहिंसा, जागृत अहिंसा मतलब जिसमें हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं, हम समझते हैं कि नहीं, इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा की ज़रूरत नहीं है, हम अवेयर हैं, हम अपनी सत्यनिष्ठा के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, वो कहलाएगी जागृत अहिंसा। दूसरी है व्यवहारिक। व्यवहारिक अहिंसा क्या होती है कि जिसमें हमारे व्यवहार में ही झलके कि नहीं, मतलब हमारा जो बोलचाल है, एक दूसरे के प्रति जो आदर है, सम्मान है, वो व्यवहारिक अहिंसा के अंतर्गत आएगा। हम गाली गलौज का यूज़ नहीं करते, हम अपशब्दों का यूज़ नहीं करते। तीसरी होती है निकृष्ट या निष्क्रिय अहिंसा। किस तरीके से आप अहिंसा में मतलब डर के कारण भी हम कभी कभी क्या करते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, कि हमें डर रहता है कि नहीं, अगर हमने किसी का मर्डर किया तो हमें क्या है, पुलिस पकड़ कर ले जा सकती है या हमें सज़ा हो सकती है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक डर है, हमारे मन में एक डर है कि अगर हमने कोई गलत कार्य किया तो हमारे पेरेंट्स हमें डांट सकते हैं। तो वो किसके अंतर्गत आ गई, कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं डर की वजह से, वो कहलाती है निष्कृष्ट या निष्क्रिय अहिंसा। इस तरीके से आप अहिंसा के तीनों रूप बता सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है गांधी जी की त्रिमूर्ति। अब गांधी जी की त्रिमूर्ति में आप गांधी जी के 3 बंदर याद मत करिएगा, यहाँ पर त्रिमूर्ति की बात की गई है जिसके अंतर्गत स्वराज, सर्वोदय और स्वदेशी आता है। अगर आपने गांधी जी के बारे में कभी डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको ये नाम बहुत ही अच्छे से आप इनसे चिर परिचित होंगे, स्वराज्य या स्वराज। तो स्वराज मतलब अपना राज्य। गांधी जी के राज्य को क्या बोला जाता था? गांधी जी बोलते थे राम राज्य लेकर आना है। किस तरीके से कि हमें हमारे देश पर हमारे लोगों का शासन हो, हमारे लोग नीतियां बनाए, सरकार नीतियां बनाए, ना कि कोई विदेशी हम पर शासन करे। दूसरा है सर्वोदय। सर्वोदय की अवधारणा को हमें सबको साथ में लेके चलना है, सबका उदय होना चाहिए, सबका उत्थान होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति पिछड़ा नहीं रहना चाहिए, हमें सबको लेकर एक साथ आगे बढ़ना है और उनको एक भूमिका में लेकर आना है। स्वदेशी, अगर आप खादी की बात करते हैं, चरखा की बात करते हैं, या जो हमारे भारत में अभी आप फॉर एग्जांपल इसमें दे सकते हैं मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं वो किसके अंतर्गत हैं? स्वदेशी के अंतर्गत हैं। तो गांधी जी के त्रिमूर्ति याद कर लीजिए, सासा से याद कर सकते हैं। फर्स्ट है स्वराज, सेकंड है सर्वोदय और थर्ड है स्वदेशी। देखिए, जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि ये 3 मार्कर अगर आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको यहीं के यहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और यहीं के यहीं याद होना चाहिए। अगर मैं ये पूरा स्लाइड पढ़ने के बाद में फिर आपसे डिस्कस करती हूँ कि नहीं, मैंने आपको गांधी जी की 3 प्रकार की अहिंसा बताई थी, हो सकता है एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आपको याद ना हो, बट आपके दिमाग में वो चीज़ रहनी चाहिए कि नहीं, हमने ये डिस्कस किया था और इसमें ये पॉइंट है, ताकि एक बार और रिवाइज करने पर हमें पूरा का पूरा कंटेंट याद हो जाए। यही मेरा इंटेंशन है। अब हम एक एक को समझने की कोशिश करेंगे कि सर्वोदय, अगर सर्वोदय 3 मार्कर में पूछा जाता है तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं कि सर्वोदय सभी की प्रगति या सार्वभौमिक उत्थान का उदय, सबका अच्छा, सभी के लिए अच्छा ही क्या कहलाता है? सर्वोदय कहलाता है। ये डेफिनेशन आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। मैंने कोशिश करी है कि कम से कम 2 लाइन में किस तरीके से अच्छे आंसर आपको दे सकते हैं। फिर है गांधी जी का राष्ट्रवाद। अब गांधी जी का राष्ट्रवाद तो बहुत ही बृहद था, बट उसमें क्या क्या मेन पॉइंट थे हमें वो बताना है। तो नैतिकता, अध्यात्म, अहिंसा व विश्व बंधुत्व के विचारों पर आधारित बहुल राष्ट्रवाद का समर्थन, ये क्या था? गांधी जी का राष्ट्रवाद था। फिर सत्य व ईश्वर के प्रति गांधी जी के विचार क्या थे? तो सत्य स्वयं ईश्वर है। ये बहुत ही अच्छी लाइन है, इसको आप कहीं और भी आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं कि गांधी जी ने सत्य को इतना महत्वपूर्ण माना है कि उन्होंने सत्य को स्वयं ईश्वर माना है। मनुष्य का जीवन सत्य व ईश्वर की खोज में एक यात्रा है। तो मनुष्य हमेशा जीवन में क्या करता है? अगर हम जीवन के सात्विक सत्य की बात करते हैं तो ईश्वर को हम क्या कर सकते हैं? ईश्वर की खोज में हमेशा भजन कीर्तन करते रहते कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर क्या है। तो गांधी जी कहते थे अगर आपको ईश्वर को जानना है तो आप सत्य को पहचानिए। तो मनुष्य का जीवन सत्य व ईश्वर की खोज में एक यात्रा है। फिर सत्य के साथ मेरे प्रयोग 3 मार्कर में पूछा गया है, तो आप इसको बता सकते हैं कि गांधी जी द्वारा रचित गुजराती भाषा में इसकी रचना हुई है और महात्मा गांधी जी की आत्मकथा इसको बोल सकते हैं। ये क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। फिर गांधी जी की राजनीति पर विचार क्या है? ये 3 मार्कर में भी आपसे पूछा जा सकता है और 5 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। तो गांधी जी का कहना था कि धर्म के बिना राजनीति उसी प्रकार है जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर है। क्या आप आत्मा के बिना शरीर की कल्पना कर सकते हैं? तो नहीं, कदापि नहीं। उसी तरीके से आप धर्म के बिना राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते। तो जो लोग बोलते हैं कि धर्म और राजनीति दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, उनसे गांधी जी के विचार नहीं मिलते हैं, क्योंकि गांधी जी ने स्वयं धर्म और राजनीति को एक ही सिक्के के 2 पहलू बताया है। ये लाइन याद रखिएगा। कभी कभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे में या कहीं पर भी पॉलिटी में भी धर्म और राजनीति को लेकर अगर कुछ भी आंसर लिखने हो तो आप वहाँ पर ये लाइन लिख सकते हैं। इन्होंने राजनीति के धर्म सिद्धांत, नैतिकता, न्याय, सत्य और इत्यादि को आधार माना है। राजनीति के धर्म सिद्धांत क्या हैं? किन किन बेसिस पर राजनीति होनी चाहिए? तो नैतिकता, मोरालिटी, न्याय, जस्टिस, सत्य, और ये मतलब मेन जो हैं पॉइंट्स हैं वो जिन पर क्या है राजनीति का धार्मिक सिद्धांत सुनिश्चित करता है। फिर गांधी जी के अनुसार सत्य के रूप क्या हैं? तो गांधी जी के अनुसार सत्य के 2 रूप हैं, एक है निरपेक्ष सत्य और एक है सापेक्ष सत्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधना व साध्य की शुद्धि क्या है। तो साधन प्रक्रिया व साध्य परिणाम। साधन क्या है, प्रोसेस है, मतलब साधन मतलब जो भी चीज़ें आपको वहाँ तक जाना है तो वो पूरी प्रक्रिया के दौरान, और साध्य क्या है, परिणाम, जो आप पूरी प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है वो आपका साध्य है। दोनों को संदर्भित करता है। अनुचित प्रसाधनों का प्रयोग करे बिना प्राप्त साध्य शुद्ध रूप है। आई थिंक से आपको ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि साधन व साध्य की शुद्धि क्या कहलाता है। तो इस लाइन को समझिए थोड़ा सा कि अनुचित प्रसाधनों का प्रयोग करे बिना प्राप्त साध्य शुद्ध रूप है। मतलब अगर हमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, अगर हम अपनी मेहनत से सारी एथिक्स और वैल्यू के दौरान उनको प्राप्त करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं, तो जो हमारा परिणाम था, जो हमारा रिजल्ट था, जो हमारा साध्य था, वो तो हमने पूरी तरीके से अच्छी तरीके से शुद्धि पूर्वक प्राप्त किया है। लेकिन यहाँ पर आप बात करते हैं साधन की, और यहाँ पर बात करते हैं आप साध्य की, कि जो साधन है वो कुछ भी अनुचित तरीके से, चाहे हमें किसी की लूट पूट करनी पड़ी हो, मारपीट करनी पड़ी हो, साम दाम दंड भेद को अपना कर अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो आपकी साध्य की शुद्धि नहीं हो सकती है। यही क्या है, साधन और साध्य की शुद्धि है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के अनुसार नैतिक शिक्षा क्या है। तो नैतिक शिक्षा धर्म, सत्य व अहिंसा पर आधारित है। गांधी जी घूम फिर के आपको हमेशा 2-3 चीज़ों पर मिलने वाले हैं जिनको आपको हमेशा याद रख लेना है। चाहे हम सत्य की बात करते हों, अहिंसा की बात करते हों, नैतिकता की बात करते हों, सर्वोदय की बात करते हों, या इस तरीके से हम बात करते हैं स्वराज की बात करते हों, ये गांधी जी की जो फिलॉसफी है उसके बेसिक पॉइंट हैं। तो इनको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तो यहाँ पर बात नैतिक शिक्षा की हुई है, मतलब सत्य, धर्म व अहिंसा पर आधारित है। धर्म यांत्रिक सिद्धांतों का समूह नहीं है। धर्म कोई मैकेनिकल प्रिंसिपल पर आधारित नहीं है कि ऐसा होता तो ऐसा होता, ये होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं है, बल्कि सत्य और अहिंसा पर आधारित एक नैतिक जीवन पद्धति है। सत्य और अहिंसा का अगर आप पालन करते हैं, अपने जीवन में इन मूल्यों को लेके, इन आदर्शों को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो आपको दिन भर मंदिर में जाके भजन कीर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने जीवन में सत्य और अहिंसा को अपना करके भी धर्म को पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, चरितार्थ कर सकते हैं। यही गांधी जी की नैतिक शिक्षा में बताया गया है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं, और अगर आपको इन पॉइंट्स की गहराई समझ में आ गई तो आप इन्हीं क्वेश्चन को 3 मार्कर में, 5 मार्कर में, इवन 15 मार्कर में भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि महात्मा गांधी जी की पुस्तकें कौन कौन सी हैं। अब ये हो सकता है आपको 5 मार्कर में भी पूछ ले, तो आपको इन्हीं बुक्स का एक एक लाइन में डिस्क्रिप्शन बता देना है। अब हम बात कर लेते हैं गांधी जी की बुक्स के बारे में। तो आपको याद ही होंगी, ये तो आपने पढ़ी भी होंगी, कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, गांधी जी की कुछ प्रमुख पुस्तकों की बात की गई है। 3 मार्कर में तो एटलीस्ट 3 पुस्तकों के नाम आपको देना पड़ेगा। सत्य के साथ प्रयोग, हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज और मेरे सपनों का भारत, ये गांधी जी की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायशीलता का सिद्धांत क्या कहता है। न्यायशीलता का सिद्धांत, यह सिद्धांत अपरिग्रह के सिद्धांत पर आधारित है। संचित संपत्ति के सामाजिक संरक्षण व सामूहिक उपभोग की भावना का विकास करना है। इसको हम समझ सकते हैं ऐसे कि न्यायशीलता का सिद्धांत बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 5 ड्रेस की ज़रूरत है और आपके पास 5 ड्रेसेस हैं, तो आप 5 ड्रेस की ज़रूरत है, आप अपने पास रखिए। लेकिन अगर आपके पास 50 ड्रेसेस हैं, तो आप कुछ ज़रूरतमंद लोगों को वो बांट दीजिए। मतलब जितनी धन की आपके लिए ज़रूरत है, आप उसका भरपूर उपयोग कीजिए। लेकिन जब वो धन आपके उपयोग से अधिक हो जाएगा, तो आप परिग्रह को त्याग करके उसकी जिसको ज़रूरत है आप उसको दे दीजिए। यही बोलता है न्यायशीलता का सिद्धांत, जो गांधी जी के द्वारा बताया गया था कि यह सिद्धांत अपरिग्रह के सिद्धांत पर आधारित है। संचित संपत्ति के सामाजिक संरक्षण व सामूहिक उपभोग की भावना का विकास करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी का चौखम्मा मॉडल। अब ये चौखम्मा मॉडल में कौन कौन से 4 खम्भों की बात की गई है, तो याद रखिएगा, गांव, प्रांत, मंडल और फिर सबसे मिलके बनेगा राष्ट्र।
तो इसके प्रतिपादक चौखंबा मॉडल के कौन है? वो हैं राम मनोहर लोहिया जी। एक बहुत ही फेमस नाम है, महान राजनीतिक विचारक रह चुके हैं राम मनोहर लोहिया जी। कभी मौका मिले तो इनके बारे में पढ़िएगा। इन्होंने राजनीतिक व प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, जो डिसेंट्रलाइजेशन है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा दिया गया है। और इन्होंने क्या किया है? 4 खंभों में चौखम्मा मॉडल प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य के चातुर्य गण कौन कौन से हैं? तो कौटिल्य, इनकी फिलॉसफी थोड़ी सी अलग थी। जैसे गांधी जी ने बोला ना कि साधन और साध्य की शुद्धि आवश्यक है, ऐसा कौटिल्य का मानना नहीं था। कौटिल्य का मानना था कि अगर आपने कोई लक्ष्य सोचा है तो आपको वो प्राप्त करना आपका प्रथम उद्देश्य बनता है, चाहे आप उसे कैसे भी प्राप्त करें। साम दाम दंड भेद, कैसे भी प्राप्त करें, लेकिन आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना जरूरी है। यही कौटिल्य के चातुर्गण सिद्धांत में बताया गया है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में कि प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे, ये हिंदुत्व विचारधारा से प्रेरित थे या हिंदुत्व विचारधारा के प्रस्तावक थे। एकात्म मानववाद का नाम आपने सुना होगा। और अंत्योदय के सूत्रधार कौन माने जाते हैं? दीनदयाल उपाध्याय जी माने जाते हैं। अगर आपको पता है कि एकात्म मानववाद और अंत्योदय की डेफिनेशन आप 2 लाइन में कैसे दे सकते हैं, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथा राजा तथा प्रजा। ये कौटिल्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है। कौटिल्य का कथन था कि राज्य में लोगों का चरित्र राजा के समान होना चाहिए। चूँकि हमने पढ़ा है कि जो कौटिल्य ने अपनी फिलॉसफी दी है उसमें राजा को सेंटर में रखा है और राजा को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। तो राजा में लोगों का चरित्र राजा के समान होना चाहिए। और इसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि कुशल नेतृत्व करता हो, क्योंकि जो राजा है जो लोगों को एक तरीके से जो उनका नेता है या नेतृत्व कर रहा है, अगर वो स्किल नहीं होगा, वो कुशल नेतृत्व का धनी नहीं होगा, तो वो अपनी प्रजा को भी सही इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाएगा। उसमें बुद्धि होनी चाहिए, ऊर्जा, नैतिकता इत्यादि गुणों को अपनाने वाला होना चाहिए। इसीलिए ये बोला गया यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी ही उसकी प्रजा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य के कोश संबंधी सिद्धांत को बताइए। तो जब हमने कौटिल्य का साप्तांगिक सिद्धांत पढ़ा था तो आपको याद होगा कि वहाँ पर हमने कोश की तुलना किससे की थी? याद करिएगा, तो हमने मुख की तुलना जो थी कोश से की थी। लेकिन ये जो कोश है इसके बारे में क्या बताया गया? अगर चूंकि यहाँ पे सिद्धांत पूछा गया है तो कोश राज्य का प्रमुख अंग होता है। अब अगर राज्य में क्या होगा, पैसा ही नहीं होगा तो राज्य कैसे सरवाइव करेगा? तो जो कोश है वो राज्य का एक बहुत प्रमुख अंग होता है। राजा को राजस्व वृद्धि के लिए परिपुष्ट सिद्धांत, देखिए अगर आपने इसके आगे का लेक्चर बहुत अच्छे से सुना है तो आपको पता होगा, अभी हमने पढ़ा था परिपुष्ट सिद्धांत। परिपुष्ट सिद्धांत में हमने क्या पढ़ा था? टैक्सेशन से रिलेटेड था कि स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, टैक्स नहीं लगाना है। लेकिन जब क्या हो जाएगी, आर्थिक स्थिति अच्छी मजबूत हो जाएगी तो क्या करेगा, जब उद्योगीकरण हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम क्या करेंगे, करों का रोपण करेंगे, टैक्स को लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, धन की प्राप्ति करेंगे। तो सब चीज़ें एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हैं। अगर आपको बेसिक पता है तो आप उसको आराम से 5 नंबर 15 नंबर में आंसर लिख सकते हैं। तो स्टार्टिंग करें हम कि कोश राज्य का प्रमुख अंग है। राजा को राजस्व के लिए परिपुष्ट सिद्धांत, दुर्लभ्य सिद्धांत और करमुक्ति का सिद्धांत अपनाना चाहिए और कोश राज्य की शक्ति का प्रतीक है। इस तरीके से आप कौटिल्य के कोश संबंधी सिद्धांत को बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकात्म मानववाद। ये वैसे मैंने आपसे पूछा था लेकिन अब इसका आंसर आपको यही मिल गया। सबसे पहले तो बताएंगे कि एकात्म मानववाद को किसने बताया है। तो माननीय जो श्रीमान है हमारे आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के सिद्धांत को बताया है। अब ये कहता क्या है एकात्म मानववाद? कि मानव जीवन व संपूर्ण प्रकृति एकात्म संबंधों का दर्शन है। ये क्या है? एकात्म संबंधों का दर्शन है। चिंतन का केंद्र क्या है? मानव है और मानव सभी को एकात्मिकता के बंधनों में बांधता है। ये लाइन आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातिवाद के उन्मूलन। जातिवाद का उन्मूलन अंबेडकर जी के द्वारा 3 चरण में बताया गया है कि सबसे पहले तो क्या किया जाए कि जातियों का विभाजन, जाति विभाजन, श्रम विभाजन व्यवस्था से मुक्त होना चाहिए।
जो जाति का विभाजन है वो श्रम के आधार पे आप मत करिए कि कोई शूद्र है तो वो सफाई का काम ही करेगा या कोई ब्राह्मण है तो वो पूजन का ही काम करेगा। इस चीज़ से आपको मुक्त करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी भी जाति में पैदा हुआ है और अगर उसको उसको ज्ञान है, अगर उसको पूरा जो पद्धति है, जो शास्त्र है, उन सब का ज्ञान है, तो वो पंडित क्यों नहीं बन सकता। इस फिलॉसफी को अम्बेडकर जी मानते थे। उन्मूलन के लिए संस्थाओं का निर्माण किस तरीके से अलग अलग हमें क्या करना चाहिए, संस्थाओं का निर्माण करना चाहिए, इंस्टीट्यूट का निर्माण करना चाहिए। ये जो अम्बेडकर जी थे उनकी विचारधारा थी। और वैधानिक रूप से समानता का विकास करना चाहिए, मतलब जो हमें इक्वेलिटी लेकर आनी है उसको लीगल स्टेटस प्रोवाइड करना चाहिए, ना कि हम सिर्फ बोलने में बोल रहे हैं कि नहीं राइट टू इक्वेलिटी है, ऐसा है वैसा है। इसीलिए अम्बेडकर जी ने जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें प्रॉपर जो फंडामेंटल राइट है उसमें इक्वेलिटी की बात की गई है। छुआछूत का विरोध आर्टिकल 17 में किया गया है। इस तरीके से आपको अलग अलग आर्टिकल मेंशन मिलेंगे कि कहाँ कहाँ पर इक्वेलिटी को लाया गया है। फिर सत्याग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 मार्कर में पहले भी पूछा जा चुका है कि सत्य के प्रति आग्रह, सत्य और अहिंसा का दृढ़ता से पालन करते हुए विरोध का अंत करना विरोधियों का नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने गांधी जी का सत्याग्रह पढ़ा होगा। गांधी जी ने इतने सारे आंदोलन किए, उनका इंटेंशन हमेशा ये रहता था कि हमें अपनी मांगों को मनवाना है, हमें खुद जीतना है, दूसरे को हराने वाली बात नहीं है। कि हमें क्या करना है, सत्य और अहिंसा का दृढ़ता से पालन करते हुए विरोध का अंत करना है, ना कि विरोधियों का। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आपको लिखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ नाम पूछा गया है कि गिल्टी मैन ऑफ इंडिया, इंडियाज पार्टीशन किसकी बुक है, तो ये बुक है राम मनोहर लोहिया जी की। और विश्व इतिहास की झलक है, ये बुक है JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी की। इंग्लिश में नहीं लिखना है। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आपको कुछ भी इंग्लिश वर्ड का यूज़ नहीं करना है, आपको ये हिंदी में ही लिखना पड़ेगा, जवाहरलाल नेहरू जी। इस तरीके से आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमने पूरा पढ़ा 3 मार्कर क्वेश्चन की आंसर राइटिंग आपको किस तरीके से करनी है। हम डेली कोशिश करेंगे कि एक सेशन 3 मार्कर 5 मार्कर का लेकर आएँ और डेली आंसर राइटिंग करने की प्रैक्टिस करें। आप अपनी एक अलग से कॉपी बनाइए, उसमें आप इन आंसर को लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो PDF भी प्रोवाइड हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये सारे नोट्स आपको एक स्थान पर मिलें तो मेरा टेलीग्राम चैनल है विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा, वहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हैं, इससे ऐड हो सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। और आप इंस्टाग्राम पे भी विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा देख सकते हैं, उसमें भी आपको सारे लिंक और सारे PDF मिल सकते हैं। कम्युनिटी में जाके आप पोस्ट देख सकते हैं, क्विजेस सॉल्व कर सकते हैं। चैनल पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।